एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर थर्ड चैप्टर 12th क्लास का करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया है 3.1। कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर। कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर आई। ठीक है, एक वायर में आई करंट है इन द शेप ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल में करंट फ्लो कर रहा है। एक सर्कल जैसा मुझे बना देना है यहाँ। ये देखिए सर्कल जैसा करंट फ्लो कर रहा है। ये और बड़ा बनाना है मुझे, कंसेंट्रिक जैसा बनाना चाहते हैं। ऐसा बड़ा बनाना है, ये ठीक है। ऐसे सर्कल में करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। अब मतलब करंट मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है ना? इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है ऐसे। करंट नोट दैट एज द करंट प्रोग्रेसेस along the wire the direction of J मतलब करंट डेंसिटी है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है? J एक वेक्टर है, करंट डेंसिटी वेक्टर। और वो क्या होता है? करंट अपॉन एरिया होता है, एरिया ऐसे। तो ये वेक्टर है और ये करंट है, एक स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो इस साइड में मुझे वेक्टर लाना है। तो यहाँ पे ये एरिया वेक्टर नहीं डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि स्केलर का वेक्टर से डिवीजन होता ही नहीं है। वेक्टर से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन खाली वेक्टर में आप सीखे होंगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसा डिवीजन होता ही नहीं है। तो ये मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, एरिया का क्या लिया हुआ है? ये मैग्नीट्यूड। और कौन सा एरिया? परपेंडिकुलर एरिया। मतलब करंट पे जो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एरिया यहाँ पे लिया जाता है। और ये चूंकि वेक्टर है इसलिए यहाँ पे एक डायरेक्शन हमको असाइन करना पड़ेगा। तो उस डायरेक्शन को हम एन कैप यहाँ देखिए लिखते हैं, एन कैप। तो वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट जिस डायरेक्शन में है उसी, करंट तो ऐसे स्केलर है, लेकिन जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, करंट के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, फिर भी वो स्केलर है क्योंकि वेक्टर रोटेशन नहीं फॉलो करता है। तो करंट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जिधर है उस डायरेक्शन में ये एक यूनिट वेक्टर है। मतलब इस जे को मुझे वेक्टर बनाना है, इस चक्कर में मैंने यहाँ पे एन कैप लिखा हुआ है। अदरवाइज करंट डेंसिटी क्या है? सिर्फ करंट परपेंडिकुलर एरिया, राइट। अब करंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जे वेक्टर और डॉट एरिया वेक्टर लिख सकते हैं। जे पूरा वेक्टर लिख दीजिए, जे वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो यहाँ करंट स्केलर क्वांटिटी मिलेगा आपको, स्केलर। ये बात। तो करंट डेंसिटी तो वेक्टर है, यानी वो चेंज हो रहा है इसका डायरेक्शन। आप अभी यहाँ फिर से डायग्राम में देखे आ जाइए। अभी ऐसा करंट फ्लो कर रहा है तो जे का डायरेक्शन ये है, इधर करंट मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे जे का डायरेक्शन देखिए इधर है, इस पॉइंट पे जे का डायरेक्शन इधर है। तो ये सर्कल में करंट जब फ्लो कर रहा है उस समय करंट तो स्केलर है, इसलिए उससे एसोसिएटेड डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन ये डायरेक्शन जे का कौन चेंज कर दे रहा है? जे का डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है, ये बात है। तो जे चेंजेस इन एग्जैक्ट मैनर, जैसा करंट चेंज हो रहा है उसी मैनर में, while the current A remain unaffected। करंट का डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। The agent that essentially responsible for is, मतलब जे का डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है? अगर जे वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो देखिए ये जो करंट फ्लो करता है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते समय इस कर्व पाथ पे एक इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन होता है मूव करते समय। मतलब इलेक्ट्रॉन पे अभी देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, टेंजेंट की तरफ, टेंजेंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सारे इलेक्ट्रॉन टेंजेंट की तरफ जाएंगे। तो इस चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन एंड पे, इस एंड पे मतलब आउटर सरफेस पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो एक्यूमुलेशन है, यही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इधर क्या होगी? पॉजिटिविटी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? प्लस से निगेटिव की तरफ। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, राइट। फिर से देखिए, इसको हम लोग फिर से देखते हैं। करंट फ्लो किधर लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को लेते हैं ना करंट फ्लो। तो मान लेते हैं एक बैटरी ऐसे लगा दिया,
तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना होगा, ऐसे। तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट की इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करने के चक्कर में यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहा है, टेढ़ा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मूविंग पॉजिटिव चार्ज है उसमें फोर्स भी तो सेंटर की तरफ लगेगा। वैसे ही जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये फील्ड भी ऐसा बनाने लगेगा इस तरफ। तो जो पॉजिटिव चार्ज आगे जाना था वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे बेंड होकर जाएगा, बेंड हो जाएगा ऐसे। यानी कि वो बेंड जो हो रहा है डायरेक्शन करंट का या मूविंग चार्जेस का डायरेक्शन जो बेंड हो रहा है उसका क्या कॉज है, तो उसका कॉज है जो करंट फ्लो के ड्यूरेशन में जो चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं आउटर सरफेस पे, इधर चार्ज का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। स्ट्रेट में भी करंट फ्लो करता है, स्ट्रेट में भी। तो इसको एक बैटरी से आप कनेक्टेड करते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो ये इधर प्लस और इधर माइनस, तो ऐसे फील्ड सेट ऐसे सेट कर जाता है, प्लस से माइनस की तरफ फील्ड ऐसे बन जाता है, राइट, इस तरह से। तो इसके प्लस चार्ज पे इधर जिधर फील्ड है उधर प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा ना, प्लस, ये प्लस उसको रिपेल करेगा। तो इसी फील्ड की डायरेक्शन में प्लस चार्ज मूव करता है। अब करंट फ्लो जब स्टेडी स्टेट होता है तो एक्यूमुलेशन बंद हो जाता है, चार्ज का एक्यूमुलेशन। लेकिन बिफोर स्टेडी स्टेट ये चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है। तो कर्व पाथ में बीच बीच में तो ये चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं, लेकिन फिर जब ये आगे मूव कर जाता है तो ये चार्ज का एक्यूमुलेशन खत्म हो जाता है यहाँ। यानी कि इन थोड़े थोड़े इंस्टेंट के लिए चार्ज का एक्यूमुलेशन सरफेस पे होता है, और यही चार्ज नए इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं इस डायरेक्शन में। और यही नया इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस चार्ज को आगे जाने की बजाय ऐसे बेंड करता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा उस पर फोर्स लगा देता है, राइट। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन हुआ, कि फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ का ये सोर्स है यहाँ जो बैटरी लगाए हैं, तो बैटरी नहीं कर रहा है इसका डायरेक्शन चेंज, बैटरी तो खाली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया, फिर उसको इधर कौन लाया इलेक्ट्रॉन को, तो बीच बीच में जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो ला रहा है, ईएमएफ नहीं ला रहा है, राइट। ईएमएफ नहीं लाया। ऐसे भी ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट। तो अगर ईएमएफ चेंज कर देंगे तब तो करंट ही चेंज हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि करंट चेंज नहीं होना है, खाली करंट डेंसिटी चेंज होना चाहिए, यानी खाली डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, उसका अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए करंट का। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि सोर्स ऑफ ईएमएफ तो पूरा करंट ही चेंज कर देगा अगर इस पे डिपेंड करेगा तो। सेकेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन सरफेस ऑफ वायर, ये करेक्ट है। इसके आउटर सरफेस पर जो चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और वही आने वाले इसके पीछे से आने वाले चार्ज को बेंड कर रहा है उसके डायरेक्शन। थर्ड है द चार्ज जस्ट बिहाइंड अ गिवन सेगमेंट ऑफ वायर विच पुश देम जस्ट द राइट वे ऑफ रिपल्सन। मतलब ये बोल रहा है कि पीछे का चार्ज आगे वाले चार्ज को धक्का दे रहा है, इसलिए पीछे का चार्ज आगे वाले को धक्का देगा तो वो स्ट्रेट लाइन में धक्का देगा, ऐसे बेंड क्यों करेगा, यानी ये भी सही नहीं है सी इसका। और ये है द चार्जेस अहेड, मतलब आगे वाले चार्ज पीछे वाले को डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, वो क्यों चेंज करें, आगे का चार्ज पीछे वाले चार्ज को तो ऐसे पीछे धक्का देगा, उसको सेंटर की तरफ क्यों बेंड करेगा, यानी ये भी गलत है, सिर्फ बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यानी कि जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं करंट फ्लो के ड्यूरेशन में, वो चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पीछे उसके चार्ज आ रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके बेंड कर रहा है उसको, वही करंट डेंसिटी जे का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। वैसे भी जे इक्वल टू सिग्मा ई एक ये भी फॉर्मूला होता है। तो जे किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा तभी जे का डायरेक्शन चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कब हो रहा है और क्यों हो रहा है, ड्यू टू एक्यूमुलेटेड चार्ज ड्यूरिंग करंट फ्लो। ओके, सो आवर आंसर इज थर्ड, थर्ड नहीं सेकेंड, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन चलिए करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है टू बैटरीज ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, इसका E1 है, ठीक है, इसका E2 है, ये R1 है, ये R2 है, and internal resistances R1 and R2 respectively are connected in parallel as shown. The equivalent EMF E equivalent of two cells is
बिटवीन, अब ऑप्शन देखिए बहुत सारा दिया है, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ से रिलेटेड ये सब ऑप्शन है। तो पहले देखते हैं इसका क्या इक्विवेलेंट ईएमएफ आता है। तो पैरेलल में जब दो बैटरी ऐसे से रहता है ना, तो उसका इक्विवेलेंट ऐसे लिखते हैं कि ई इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब दोनों बैटरी को अगर मुझे एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करना हुआ तो वो कितने वोल्ट का होना चाहिए, उसी को इक्विवेलेंट ईएमएफ बोलते हैं, है ना। तो ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में ये पढ़े हैं हम लोग। वैसे ही सीरीज में रहता है, तो सीरीज में ये इक्विवेलेंट डायरेक्ट ऐड हो जाता है E1 प्लस E2। अगर n सेल है सीरीज में तो E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En ऐसे हो जाता है। लेकिन पैरेलल में अगर ये सब बैटरी है लगा हुआ, ये रेजिस्टेंस का नहीं है, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस के लिए तो था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे था। इसके लिए E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट ऐसे से है, इक्वल टू E1 प्लस E1/R1 प्लस E2/R2। अब देखिए E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है आपसे, ये R1 और R2 पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा, ये R इक्विवेलेंट है, तो इसको क्या हम 1/R, नहीं 1/R इक्विवेलेंट रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा। इस R इक्विवेलेंट को इधर मल्टीप्लाई करते रहेंगे, देखिए इधर से हटा, तो ये R इक्विवेलेंट हो गया और इधर हो गया E1/R1 प्लस E2/R2। सही है। अब R इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों इंडिविजुअल टर्म, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, R इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, पैरेलल में होता है ऐसे, राइट। अब ये है E1/R1 प्लस E2/R2। अब इसमें से भी R1 R2 कॉमन ले लीजिए, तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, R1 R2 ऊपर रहा और नीचे R1 प्लस R2, और ये इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी E1 R2 प्लस E2 R1, और ब्रैकेट नीचे में क्या आ जाएगा R1 R2, ये R1 R2 से R1 R2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल होते ही इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट का वैल्यू देखिए क्या आ गया, ये आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 ना आ गया। अब हमको कंपेयर करना है कि देखिए ऑप्शन में बोल रहा है कि E इक्विवेलेंट E1 से बड़ा है, ये कैसे पता चलेगा कि ये E1 से बड़ा है कि छोटा है। तो देखिए कोई एक हिंट दिया है ये कि E2 ग्रेटर देन E1 ऐसा दिया हुआ है, तो E2/E1 जब करेंगे हम तो ग्रेटर देन 1 आएगा ना, क्योंकि E2 बड़ा है तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर कम है, तो उसको डिवाइड करने पे 1 से ज्यादा आएगा, है कि नहीं। वैसे ही जब E1/E2 करेंगे तो लेस देन 1 आ जाएगा, क्योंकि E1 देखिए दिया है छोटा है, तो छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 आएगा। तो ये वाला याद रखना है इस, मतलब इससे हम ये दोनों कंक्लूड किए कि E2/E1 ग्रेटर देन 1 होगा और E1/E2 लेस देन 1 होगा। अब इसमें से एक बार E1 कॉमन लेते हैं, देखिए तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू, अगर आप E1 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, देखिए E1 कॉमन ले लिए तो इसमें R2 बचा, और इसमें बेचारा E1 था ही नहीं, तो E1 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ R1 लिखना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब देखिए कंपेयर हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन बड़ा है चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर आप R2 को देखेंगे, इस R2 को, तो नीचे भी R2 है ऊपर भी R2, लेकिन यहाँ R1 है और ऊपर में R1 में कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब जो भी मल्टीप्लाई किया हुआ है R1 में वो ग्रेटर देन 1 नंबर है, क्योंकि E2 ग्रेटर है E1 से, तो ये ग्रेटर देन 1 नंबर है ना। तो इसका मतलब ये मुझे पता चल गया कि न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में R2 था तो न्यूमरेटर में भी R2 है, लेकिन डिनोमिनेटर में R1 है तो न्यूमरेटर में R1 से ग्रेटर कुछ है, क्योंकि R1 से ग्रेटर नंबर ग्रेटर देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका ओवरऑल वैल्यू R1 से बड़ा आएगा। तो डिनोमिनेटर बड़ा आ गया, न्यूमरेटर छोटा आ गया, तो ये मतलब न्यूमरेटर बड़ा आया और डिनोमिनेटर छोटा आया, तो इसका मतलब कि इसका जो वैल्यू आएगा ना वो E1 से बड़ा आएगा। E1 से क्या आएगा, बड़ा, क्योंकि इसमें एक ग्रेटर देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है E1 में,
तो किसी नंबर को ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, यानी कि ई इक्विवेलेंट पक्का ग्रेटर देन E1 आएगा, क्योंकि ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो लगा हुआ है वो एक ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी है, इसलिए ई इक्विवेलेंट ग्रेटर देन 1 आया। अब आइए E2 के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसी इक्वेशन में, जो कि इक्वेशन था ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, इसमें इस बार E2 कॉमन ले लेंगे। इस बार कॉमन क्या लेंगे हम? E2। ठीक है सर, E2 कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में E2 कॉमन लिए हैं तो E2 के साथ R1 लगा हुआ है तो R1 रहेगा, और इसमें E2 है ही नहीं, कॉमन ले लिए हैं तो E1 बाई E2 रहेगा R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ध्यान से देखेंगे तो ये E1 बाई E2 लेस देन 1 नंबर है। E1 बाई E2 क्या है? लेस देन 1 नंबर है। तो लेस देन 1 नंबर से R2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन R2 आएगा। अब डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 है, जबकि न्यूमरेटर में R1 प्लस लेस देन R2 है, यानी न्यूमरेटर कम आ जाएगा। तो न्यूमरेटर कम आएगा तो इसका डिवीजन करने पे लेस देन 1 क्वांटिटी आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है, लेस देन 1 आएगा। तो लेस देन 1 से E2 में मल्टीप्लाई करिएगा तो लेस देन E2 होगा, तो E इक्विवेलेंट लेस देन E2 आ जाएगा। E इक्विवेलेंट लेस देन E2। तो इन दोनों को कंबाइन कीजिए, देखिए यहाँ पे E इक्विवेलेंट ग्रेटर देन E1 आया था, यहाँ पे E इक्विवेलेंट ग्रेटर देन 1 आया है, देख लीजिए यहाँ पे E इक्विवेलेंट ग्रेटर देन 1 आया है ना, और यहाँ पे E इक्विवेलेंट लेस देन E2 आया है ना। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आंसर आ रहा है E इक्विवेलेंट E1 से तो ग्रेटर है लेकिन E2 से लेस है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए है, राइट। अब सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं क्या ये बोल रहा है। सेकेंड ऑप्शन में ये लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट आ गया हमारा, सेकेंड ऑप्शन ये बोल रहा है कि द इक्विवेलेंट EMF इज स्मॉलर देन E1। E1 से स्मॉलर कहाँ है? E1 से तो ग्रेटर आया मेरा, E1 से ग्रेटर आया इक्विवेलेंट, लेस देन E2 आया, राइट। अब सी ऑप्शन है कि E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 आया, ये भी नहीं सही है, क्योंकि E इक्विवेलेंट तो हमारा ऐसा कुछ आया था कि E1 R2 प्लस E2 R1 बाई E1, नहीं R1 प्लस R2 ऐसा आया था मेरा E इक्विवेलेंट, ऐसा थोड़ा ही आया है, तो सी भी गलत हो गया। अब E इक्विवेलेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि देखिए E इक्विवेलेंट में इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं फॉर्मूला में, यानी कि ये डी भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सिर्फ कौन सा आया? फर्स्ट ऑप्शन आया करेक्ट, का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट, यानी ये फर्स्ट आंसर इसका 3.2 का करेक्ट है। क्लियर? थ्री पॉइंट थ्री में रेजिस्टेंस R is to be measured using a meter bridge। मीटर ब्रिज के हेल्प से एक रेजिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो मेजर करना है उसको यहाँ लिख देते हैं R, ठीक है, और यहाँ दूसरा जो नोन है उसको S लिखते हैं, तो वो 100 दिया हुआ है पहले से। और मीटर ब्रिज में क्या होता है, यहाँ एक 100 सेंटीमीटर का वायर रखता है, ये सिंपल वायर नहीं है, इसका रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। ये 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, इसी को मीटर ब्रिज इसलिए नाम है, क्योंकि 1 मीटर का वायर है इसलिए मीटर ब्रिज नाम। और यहाँ पे एक जॉकी रहता है ऐसे, मतलब इस वायर को ऐसे ऐसे स्लाइड करके और यहाँ पे रखा जाता है ताकि इस पे नल पॉइंट फाइंड, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा रहता है और नल पॉइंट ढूंढना रहता है मुझे इस पे। नल पॉइंट मतलब जहाँ करंट नहीं फ्लो कर रहा है ये। अब ऐसे एक बैटरी लगा हुआ है, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? मीटर ब्रिज। अब एस आर अननोन है और एस पता है। अब ये जहाँ पे नल पॉइंट फाइंड हो रहा है ना, वो वाला लेंथ दिया है कि यहाँ से यहाँ का लेंथ है 2.9 सेंटीमीटर। तो जो बच गया इधर रिमेनिंग वाला लेंथ कितना आएगा? 2.9, 100 में से 2.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 97.1 आ जाएगा। तो ये 97.1 सेंटीमीटर ये लेंथ है। तो 2.9 सेंटीमीटर में बैलेंस किया है, ठीक है। ही इज टोल्ड टू अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी। अच्छा, इसको और ज्यादा एक्यूरेट लाना है, ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल वे। तो
तो देखिए ये ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग ये वो कब देता है, जब नल पॉइंट मिडिल पॉइंट के आसपास डिफ्लेक्शन दिखाता है। मतलब जैसे 100 है ना, तो 50 के आसपास जब दिखाएगा तब उस समय ये ज्यादा एवरेज सही रीडिंग आता है, क्योंकि इधर रीडिंग इसमें बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसका एवरेज वैल्यू लिया जाता है। तो आप पहली बार ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको आर का वैल्यू कुछ मिलेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि R1/R2 मतलब ऐसा R/100 इक्वल टू ये वाला लेंथ 2.9 और जो दूसरे साइड का लेंथ है 97.1 ऐसे। तो इस रेशियो से आर मिल जाता है। तो यहाँ से जो आर मिलेगा आपका वो अलग अलग ऑब्जर्वेशन में अलग अलग मिलेगा। जब नल पॉइंट यहाँ पे मिला है 2.9 पे तो ये आर का वैल्यू अलग आएगा, जब 10 पे मिलेगा तो कुछ आर का स्लाइटली अलग वैल्यू आएगा। तो बहुत सारा ऑब्जर्वेशन लेकर उसका एवरेज निकालते हैं, उसी को आर बोल देते हैं कि आर इतना है। लेकिन वो एवरेज आप डायरेक्ट भी अगर मिडिल पॉइंट के आसपास नल पॉइंट को ले आए तो आपको उसका एवरेज वैल्यू मिलेगा ज्यादा एक्यूरेट। एवरेज वैल्यू होता है वही ट्रू वैल्यू होता है, एरर एनालिसिस में सीखे हैं हम लोग। तो इसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए मिड पॉइंट के आसपास जो कि नल पॉइंट देना चाहिए। तो मिड पॉइंट के आसपास नल पॉइंट देने के लिए ये 2.9 है और ये 97.1 है। इस रेशियो को मतलब इक्वल 1:1 होना चाहिए, यानी जो है वही ये वाला पार्ट होना चाहिए, राइट। तो अब इसको आप देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस लगभग कितना आ रहा है, यहाँ से आर देखिए तो आर इक्वल टू 2.9 इंटू 100, 2.9 इंटू 100 कर दिए और 97.1 कर दिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2.98 ओम आ जाएगा। आर का वैल्यू कितना आ गया 2.98, मतलब लगभग इसको हम बोल सकते हैं कि ये लगभग 3 के आसपास आ रहा है, 3 आ रहा है लगभग, राइट। सो वी गेट बैलेंस पॉइंट टू गेट more accurate reading we need to make it 3, right, and we should get a null point near 50। तो 50 के पास null point find करने के लिए कितना लेना पड़ेगा, इस 100 को चेंज करके कितना लेना पड़ेगा बताइए। 100 को मुझे चेंज करके कितना लेंगे कि 50 के आसपास बनेगा। तो s यहाँ पे s जो है अननोन वो कितना आया है 3, राइट। तो R/S का रेशियो, R/S का रेशियो अगर आप देखें तो ये लगभग 3 आ रहा है, 2.9 आया, मतलब लगभग 3 आया है, राइट। और सेकेंड 2.9 और 97.1 है, दोनों सेम रेशियो में होता है, यानी इसका इसका जो रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो आना चाहिए, है ना। तो इसका और इसका रेशियो किस रेशियो में है, ये 97.1 और 2.9, इसका रेशियो हम लोग को निकालना है, किस रेशियो में है ये। तो दोनों को डिवाइड करके देखेंगे, 97.1 को 3.9 से डिवाइड कीजिए तो 2.9 से कितना आ रहा है 97.1 अपॉन 2.9, ये डिवाइड करने पे कितना आ रहा है इसका रेट 2.9 97.1 33 आएगा क्या, देखते हैं एक मिनट कैलकुलेट करके। डिवीजन 97.1 डिवाइडेड बाय 2.9 33 आ रहा है लगभग, यानी कि इसका इसका वैल्यू आ रहा है 33, 1/33 एक्चुअली ये आ रहा है 1/33, राइट। क्योंकि न्यूमरेटर में 2.9 है तो इसका डिवीजन करने पे क्या आ जाएगा 1/33, है ना। तो रेजिस्टेंस मुझे कितना लेना पड़ेगा, इसको ये वाला रेजिस्टेंस को कितना लेना पड़ेगा, अगर इसका 2.9 है तो सेकेंड पार्ट इसका उसी रेशियो में लेना पड़ेगा। रुकिए पॉज कर, R/S व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लिखे हम, R/S इक्वल टू 2.9/27.1, ठीक है, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, R/S व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लिख दिए। तो ये कंडीशन में ये मिड पॉइंट तो है नहीं, ये इसका कितना है 1/33 आ जाएगा ये। तो R/S करेंगे यहाँ तो आप देखिए 1/33 आ रहा है। अब S को 100 लिया हुआ है
तो R/100 लिखती है तो 1/33, तो R इक्वल टू कितना आ रहा है 100/33। तो 100/33 करने पे R इक्वल टू लगभग कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 आ रहा है। अब R अगर 3 है तो S को भी 3 ही रखना पड़ेगा मुझे। पहले से S क्या था 100, लेकिन मुझे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, तो एक्यूरेसी के लिए ये मिड पॉइंट पे बैलेंस होना चाहिए। मिड पॉइंट पे एवरेज वैल्यू उसका तब आएगा, एवरेज वैल्यू है ट्रू वैल्यू होगा। तो मिड पॉइंट पे कब आएगा जब ये लेंथ इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल लेंथ का मतलब है कि इसका रेशियो 1/1 आ जाए, यानी कि ये भी 1/1 आना चाहिए। तो ये अगर R पहले से 1 आ गया है तो S को भी क्या आना, R पहले से 3 आ गया तो S को भी 3 होना पड़ेगा, तभी तो इसका रेशियो 1/1 आएगा और ये 50-50 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये S को 3 होना पड़ेगा, S को भी क्या होना पड़ेगा 3। तो थर्ड ऑप्शन आ रहा है कि S को 100 अगर हम ले रहे हैं तो बैलेंसिंग पॉइंट 2.9 पे आ रहा है। अगर हम S को 3 ले लेंगे, अगर S को क्या ले लेंगे 3, तो R तो ऑलरेडी 3 है तो ये 1:1 आएगा, यानी बैलेंसिंग पॉइंट अपने आप 50 के आसपास आ जाएगा, मतलब मिड पॉइंट पे बैलेंस करने लगेगा ये। तो इसीलिए मुझे इस केस में S इक्वल टू 100 के जगह पर 3 जब लेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा। ये आंसर है इसका। 3.4 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, टू सेल्स ऑफ EMF अप्रोक्सीमेटली 5 and 10 volt are to be accurately compared using potentiometer of length 400 सेंटीमीटर। एक पोटेंशियोमीटर है 400 सेंटीमीटर लेंथ है उसका पोटेंशियोमीटर का, और उसमें कंपेयर करना है मुझे 5 वोल्ट और 10 वोल्ट को कंपेयर करना है दोनों कि दोनों रेजिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का ये क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो इसका बहुत सारा यूज है पोटेंशियोमीटर का, जिसमें से एक यूज है अननोन रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड करना, एक इसका है राइट। और इसका यूज होता है कि दो EMF को कंपेयर करना, और इसका बहुत सारा इस तरह से यूज है पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर में भी एक ऐसा वायर होता है A से लेकर B तक, इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब उस वायर में पहले से इस वायर में पहले से ही ये देखिए, ये वायर एक ही मीटर का नहीं होता है, या इसका लेंथ कितना भी ज्यादा आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट राइट। और ये पॉइंट भी ये B है, मान लीजिए यहाँ C है, तो A और C के बीच एक ऐसे बैटरी लगाया हुआ रहता है A और C के। अब इसमें पर यूनिट लेंथ कुछ ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है पर यूनिट लेंथ राइट। इसका पर यूनिट लेंथ कुछ ड्रॉप होगा वोल्टेज, और जो EMF कंपेयर करना है ना वो A पॉइंट से, देखिए एक EMF ऐसे रखेंगे और एक और EMF ऐसे बना लेंगे यहाँ जिसका कंपेयर करना है, और सब दोनों में स्विच ऐसे ले लेंगे इसमें, फिर इसमें भी एक स्विच यहाँ रहेगा ऐसे राइट इधर से एक, और दूसरा एंड जो निकलेगा इसका उसमें जॉकी लगा हुआ रहेगा, वो स्लाइडर से पता चलेगा कि कहाँ पे आ रहा है। तो मान लीजिए स्लाइडर यहाँ पे बैलेंस कर दिया इस लेंथ, तो बैलेंस कर दिया और अभी ये वाला स्विच ऑफ है, ऑफ, और ये वाला स्विच ऑन है, तो यानी कि खाली ये E1 वाला EMF काम कर रहा है, E2 वाला काम नहीं कर रहा है। समझ गए इसका मतलब क्या हो गया कि E1 यूज हो रहा है, E2 यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इस लेंथ में, इसका EMF वही हो जाएगा, E1 का EMF वही होगा। और जैसे E2 को चेक करना है तो E1 वाले को ऑफ कर देंगे और इसको ऑन करके कनेक्ट करेंगे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई नया लेंथ मिलेगा, बैलेंसिंग लेंथ जॉकी का। तो उस लेंथ में जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा वो E2 के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह से E1 और E2 हम लोग फाइंड कर लेते हैं राइट। अब ऑप्शन में ये बोल रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा रॉन्ग, ऐसा ढूंढना है कंपेयर EMF करने की। 400 सेंटीमीटर का लेंथ है, ए से और सी तक कितना लेंथ किया हुआ है 400 सेंटीमीटर का। तो बैलेंसिंग पॉइंट आपको तभी मिलेगा जब इसके EMF से जितना इसका EMF है उससे ज्यादा बैटरी बड़ा लगाएंगे यहाँ, तभी तो ये बैटरी उतना ड्रॉप कराएगा। ये मान लीजिए 2 वोल्ट का बैटरी है, यानी ए से और सी तक 2 वोल्ट पूरा खर्च हो जाएगा, और ये मान लीजिए 10 वोल्ट का है तो ये मेजर ही नहीं कर पाएगा,
क्योंकि नल पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं लेंथ पे कहीं, क्योंकि 2 ही वोल्ट में पूरा लेंथ खत्म हो जा रहा है इसका। तो इसका मतलब कि जो ये वाला बैटरी जो लगाया हुआ रहता है ना, जो इस वायर में वोल्टेज लाता है वेरिएशन पर यूनिट लेंथ, ये जिसका कंपेयर करना है उससे बड़ा होना चाहिए ये, तभी नल पॉइंट बीच में फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है द प्राइमरी, इसको प्राइमरी बोलते हैं, इधर जो लगाया हुआ है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल। तो द बैटरी दैट रन्स पोटेंशियोमीटर शुड हैव वोल्टेज 8 वोल्ट का रहेगा। तो कंपेयर कैसे करेंगे, ये गलत ऑप्शन हो गया। मुझे 5 और 10 वोल्ट का कंपैरिजन करना है और वो बोल रहा है कि 8 ही वोल्ट का रखिए। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 ही वोल्ट का जो प्राइमरी है उसको 8 ही वोल्ट का रखेंगे। तो 8 वोल्ट का रखिएगा तो 10 वोल्ट मेजर ही नहीं कर पाएगा कभी, है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया इसका कि 8 वोल्ट से काम नहीं चलेगा। सेकेंड देखिए, द बैटरी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन हैव अ वोल्टेज 15 वोल्ट and are adjusted so that potential drop across the wire slightly exceed 10। ये सही है। ए से और सी तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए वो 10 से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये 5 से 10 के बीच का मेजर कर पाएगा। तो पी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, 10 से ज्यादा होना ही चाहिए वोल्टेज ड्रॉप। थर्ड बोल रहा है कि द फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर वायर इटसेल्फ, इसके बाद इटसेल्फ क्या है, इसके बाद देखते हैं ये the first portion 50 centimeter of wire itself should have a potential drop 10 volt। वो बोल रहा है कि यहाँ से और ये पूरा लेंथ अगर जितना है उसमें पहला 50 सेंटीमीटर में ही 10 वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ये पूरे लेंथ में 10 वोल्ट से ज्यादा ड्रॉप होना चाहिए, ये शुरू में ही ड्रॉप हो जाए ऐसा कंपलसरी नहीं है। थर्ड, पोटेंशियोमीटर इज यूजुअली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग रेजिस्टेंस एंड नॉट वोल्टेज। ये भी रॉन्ग हो गया, ये वोल्टेज भी कंपेयर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि E2 और E1 कैसे इसमें हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये भी रॉन्ग है, तो बी खाली ऑप्शन सही है इसका, बी। यानी कि ये ए से लेकर और सी तक कम से कम आपको 10 वोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 11-12 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप हो जाना चाहिए, 10 वोल्ट से ज्यादा ड्रॉप होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तभी जाकर आपको नल पॉइंट मिलेगा। और जहां नल पॉइंट मिलेगा उतने में जितना ड्रॉप होगा वही ईएमएफ का वैल्यू होगा। इस तरह से हम लोग ईएमएफ कंपेयर करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी।